हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2026 के लिए है। और इस वीडियो में सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कराया जाएगा, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और यही प्रैक्टिस जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए आइए, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, या फिर बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो है तो ये बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि विकास जो है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे अनेक आयामों में होता है और यह प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होती है। यानी फर्स्ट वाले में क्या कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान होती है, तो समान नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत होगा, क्योंकि उनके परिवेश, अनुभव और संस्कृति पर निर्भर करती है और बच्चे अलग अलग संदर्भों जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय में पलते बढ़ते हैं, जिससे विकास के मार्ग जो है तो वो विविध हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अब बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा कि विकास पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो देखिए, विकास पूर्वानुमेय होता है परंतु इसका एक ही निश्चित पैटर्न नहीं होता है, इसलिए विकास जो है तो विकास बहुआयामी है, एक दिशात्मक नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर विकास का निर्धारण करते हैं, ना कि केवल आनुवंशिक गुणों का, इसलिए ये भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि विकास का डाट डाट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा सर्पिल, सेकंड है विशिष्टता, थर्ड वाला ऑप्शन है समीप दूरस्थ, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीप दूरस्थ। यानी विकास का जो है समीप दूरस्थ सिद्धांत ये बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अब देखिए कि समीप दूरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या होता है इसमें कि बच्चा जो है पहले शरीर के मध्य भाग जैसे कि रीढ़ और धड़ पर नियंत्रण पाता है और फिर धीरे धीरे वो बाहर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, अंगुलियों की ओर विकास होता है। और इसी कारण बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करता है और बाद में सूक्ष्म चालक कौशल विकसित करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समीप दूरस्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है तो ये होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। यानी बाल्यावस्था के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा होता है मध्य बाल्यावस्था और तीसरा चरण होता है उत्तर बाल्यावस्था।
और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है तो ये होता है 2 से 6 वर्ष का की आयु के बच्चे जो होते हैं तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। और मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे जो आते हैं तो वो 6 से 11 वर्ष की आयु के 6 से 11 वर्ष की आयु के। उसके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे आते हैं तो वो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं। और कल्पनाशीलता वाले खेल यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की पहचान है। और इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके जैसे वास्तविक रूप से भिन्न कल्पना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि लकड़ी के बक्से को वो कार समझते हैं और वे वयस्कों की नकल करते हैं, जैसे किताब पढ़ने या फ़ोन पर बात करने का नाटक करना। और 3 साल का बच्चा ब्लॉकों को माता पिता और बच्चे के रूप में देख सकता है और उनके साथ खेल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो द्वितीयक संस्था आपसे पूछी जा रही है, ना कि प्राथमिक। तो प्राथमिक तो परिवार आ जाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि बालक की जो है प्राथमिक समाजीकरण संस्था क्या है, उसका परिवार है, इसलिए परिवार हटा दीजिए। उसके बाद सेकंड है मीडिया, थर्ड है धार्मिक संस्थाएं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है विद्यालय। तो ये तीनों जो है द्वितीय समाजीकरण की अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा देखिए ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो देखिए यह जो है तो सकर्मक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष की प्रमुख क्षमता है, जिसे बच्चा दिए गए संबंधों से नया संबंध निकाल सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है क्रमबद्धता, सेकंड है संरक्षण, थर्ड है सकर्मक विचार, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि सकर्मक विचार। क्यों? क्योंकि रूही को 3 पेंसिलें दिखाई गई और वह देखती है कि पेंसिल का, खा और गा, ये 3 पेंसिलें हैं। तो पेंसिल का जो है खा से बड़ी है और खा जो है वो गा जो है तो वो खा से बड़ी है। और यह तार्किक क्षमता सकर्मक विचार कहलाती है और यह क्रमबद्धता से अलग है, जो केवल वस्तुओं को एक क्रम में रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो पहला वाला ऑप्शन है प्रतिवर्तन, सेकंड है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो देखिए कि पियाजे के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है तो ये होती है 7 से 11 वर्ष की आयु में, यानी वह चरण जहाँ बच्चे ठोस वस्तुओं पर तार्किक रूप से सोच पाते हैं और मानसिक रूप से क्रियाओं को उलटने की क्षमता यानी प्रतिवर्तन विकसित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिवर्तन। अब प्रतिवर्तन में देखिए कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक सोच रखते हैं और वे आगमनात्मक तर्क विशिष्ट से सामान्य का उपयोग करते हैं। और प्रतिवर्तन एक प्रमुख विशेषता है और यह समझ कि किसी वस्तु या संख्या को बदलकर वापस मूल स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि पानी को चौड़े कप से पतले गिलास में डालने पर वे जानते हैं कि मात्रा समान है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त परिकल्पना आधारित निगमनात्मक या प्रतिज्ञित चिंतन नहीं कर सकते हैं। और ये क्षमताएं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष के बाद की आयु में विकसित होती है, यानी 11 प्लस की आयु में विकसित होती है। अतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतिवर्तन कर पाने में सक्षम होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है।
तो पहला है पारंपरिक चरण, सेकंड है अपारंपरिक चरण, थर्ड है उत्तर पारंपरिक चरण तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है पूर्व पारंपरिक चरण। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के चरण में शामिल सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अपारंपरिक चरण। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो यहाँ पे पारंपरिक चरण भी दिया गया है और उत्तर पारंपरिक चरण भी दिया गया है और पूर्व पारंपरिक चरण भी दिया गया है, यानी ये तीनों चरण जो हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा विकास के 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो वो है अपारंपरिक चरण। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। सो आपसे निगेटिव जो है पूछा जा रहा है, यानी किसके प्रयोग से बचना चाहिए उसको। तो पहला है कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करने से बचना चाहिए, या विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करने से बचना चाहिए, या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए, या आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि उनके सिद्धांतों में सहभागी अधिगम यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या शामिल है, सहभागी अधिगम शामिल है। इसमें पारस्परिक शिक्षण और आधारभूत सहायता जैसे तरीके उपयुक्त हैं। अब शिक्षिका को विद्यार्थियों के प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसे सहायता देनी चाहिए। और सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम भी वाइगोत्स्की के अनुकूल है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो सी वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग। तो लेव वाइगोत्स्की जो है तो औपचारिक मानकीकृत परीक्षाओं को अधिगम के आकलन का उचित साधन नहीं मानते हैं। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि शिक्षिका को मानकीकृत परीक्षाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहकर्मी सहयोगिता को, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप को, ऑप्शन नंबर थर्ड है रट रट कर याद करने पर बल, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम को। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता को। वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद में अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग से होता है, और वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान जो है वो सामाजिक निर्माण है और वे सहकर्मी सहयोगिता पर जोर देते हैं। इसमें छात्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और वे समस्याओं को हल करते हैं और नई अवधारणाएं सीखते हैं, और यह अधिगम को सुसाध्य बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक शिक्षक का क्या विश्वास होना चाहिए। तो एक प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक शिक्षक का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ शिक्षक को निर्देश देने चाहिए। तो भैया ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए केवल कक्षा में अधिगम होता रहे, तो ये भी गलत है। केवल तो आप देखते ही हटा दीजिए, इसमें भी केवल है। उसके बाद देखिएगा कठोर नियंत्रण, सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए, तो ये निगेटिव है दोनों। ठीक है, अगला देखिएगा कि कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लीजिए कि शिक्षार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी प्रगतिवादी कक्षा में के बारे में एक शिक्षक को क्या विश्वास होना चाहिए। तो प्रगतिवादी शिक्षा में शिक्षक सख्त नियंत्रण नहीं रखता बल्कि मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, अतः ए वाला विकल्प गलत है।
उसके बाद देखिए केवल कक्षा तक सीमित, तो ये भी विकल्प गलत है। यानी यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।